जय हिंद। कैसे हैं आप? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा होगा जल एक बहुमूल्य संसाधन। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा एनसीईआरटी साइंस की पूरी सीरीज शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत हम आपको क्लास 6वीं से 10वीं 12वीं तक की पूरी साइंस कवर करा रहे हैं। जिसके अंतर्गत आज जो है हमारा ये क्लास 7 का चैप्टर नंबर 16 है। इससे पहले 15 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और क्लास 6 पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। क्लास 7 के अंतर्गत टोटल 18 चैप्टर है, जो न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी मिला करके है। मैंने प्रयास किया है कि न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी को दोनों को कंपाइल करके एक साथ कराया जाए, और मैं करा रहा हूँ। क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर कुछ कम है, ओल्ड एनसीईआरटी में ज़्यादा है, तो दोनों को मैंने मिक्स करके कराया है। तो आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 16 और 17 एक ही पार्ट में मिलेगा। इसी वीडियो में छोटे छोटे से है। 16 में हम जल के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 17 में हम वन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एक चैप्टर और आएगा, एक वीडियो, जो कि आपका क्लास 7 पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखा करें और हमारा सपोर्ट किया करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इससे बेहतर कहीं और एनसीईआरटी की सीरीज कहीं नहीं मिलने वाला। और एनसीईआरटी ही आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए सबसे कामगार और सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, इसको आगे बढ़ने से पहले आप सभी अपना पेन और कॉपी उठा लेंगे, अपने अपने स्थान को पकड़ लेंगे, यानी कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, और जो कुछ भी इम्पोर्टेंट होता है उसको आप लिखते चलें, नोट डाउन करते चलें, ताकि आपका अपना सेल्फ नोट्स तैयार होता जाए। तो क्या आप सभी तैयार हैं? अपना अपने पेन कॉपी पेंसिल सभी ले लिए हैं? तो आइए अब हम देखते हैं जल एक बहुमूल्य संसाधन। तो देखो, यहाँ पर कहता है जल है तो कल है, यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। ये कुछ आपके स्लोगन दिए गए हैं और बिल्कुल ये बात सही है। तो कहता है, आप शायद जानते हो कि प्रतिवर्ष 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये अक्सर आप याद रखेंगे और अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए आपसे हम सवाल पूछते हैं कि 22 मार्च को किसी एक राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। आप उस राज्य का नाम बताएंगे। 22 मार्च को किस राज्य की स्थापना दिवस होती है? कमेंट में जल्दी से बताओ। अगर आप सुन रहे हो तो बिल्कुल कमेंट किया करो। ये छोटी छोटी सवाल भी आप कमेंट में नहीं आंसर करते हो तो हमें लगता है कि आप पढ़ने नहीं, सिर्फ आते हो, शक्ल दिखाते हो, चले जाते हो। अपनी उपस्थिति दर्ज कराया करें। आप जब भी वीडियो देखें तो कुछ न कुछ वैसे अच्छे कमेंट, प्रश्न का आंसर कमेंट में दिया करें, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया करें। ठीक है, तब तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, मेरा जो है कौन से स्टूडेंट या कौन से हमारे दोस्त हैं जो कंटिन्यू इस सीरीज को देख रहे हैं। बाद में मैं आपको कह सकूँ कि हाँ, कुछ ऐसे ये दोस्त थे, ऐसे स्टूडेंट थे जो कंटिन्यू हमारे एनसीईआरटी सीरीज को कवर किया और कंटिन्यू वो अपनी सिलेक्शन की ओर आगे बढ़े और सेलेक्टेड हुए। ठीक है, तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराया करें कमेंट में कुछ ना कुछ अच्छे खासे मैसेज के साथ। आइए अब हम बात कर रहे थे कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद ये सभी क्या है कि आपको पोस्टर वगैरह लगाने हैं, वो आपके काम की नहीं है। आपको यहाँ ध्यान देना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी जल के बराबर है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है यूएनओ के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो है उसको कम से कम एक व्यक्ति को प्रतिदिन 50 लीटर जल चाहिए। कितना? एक व्यक्ति को 50 लीटर जल चाहिए, और जो कि लगभग 2.5 बाल्टी के करीब होता है। 2.5 बाल्टी का मतलब ये नहीं कि 5 के लीटर वाला बाल्टी, 20 लीटर वाला बाल्टी के अनुसार ये कह रहा है कि कम से कम 2.5 बाल्टी जल होना चाहिए। और ये सवाल पूछा हुआ है एनडीए के अंतर्गत, एनडीए एग्ज़ाम के अंतर्गत ये सवाल पूछा हुआ है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ये सभी जो आप देख रहे हैं बीच में कहानी समाचार वगैरह में, ये आपके काम की नहीं है। आप जो वही इम्पोर्टेंट हम पढ़ाएंगे, जो यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, जो मैंने पहले पढ़ा उसको हाईलाइट किया, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट।
कहता है वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्षा मनाया गया था, जिससे लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके। हम अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष कब मनाए थे? 2003 में। अंतर्राष्ट्रीय अलवणीय जल वर्ष मनाया गया था 2003 में। क्लियर? और देखिए क्या है, तो यहाँ और भी कुछ नहीं है। कितना जल उपलब्ध है इसके लिए अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखा जाता है, तो अच्छा ये बताओ, जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए है आपके लिए नीला, ऑप्शन बी है आपके लिए काला। आप आंसर करो कमेंट में, ठीक है। कहता है कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्र, महासागर, नदी, ताल, ध्रुवीय बर्फ, भौमजल और वायुमंडल में पाया जाता है। भौमजल का मतलब वो होता है जो भूमि के अंदर यानी कि ज़मीन के अंदर जो जल पाया जाता है उसे हम भौमजल कहते हैं। कहता है परंतु इसमें से अधिकांश जल इसी रूप में मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवण जल है। क्या है? उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवण जल है, यानी कि वैसा जल जिसे हम बोलचाल की भाषा में ताज़ा जल कहते हैं वही अलवणीय जल कहलाता है। लवण का मतलब होता है खट्टापन और अलवण का मतलब होता है बिना खट्टापन, खारापन जो होता है वो। तो वैसे जल जिसे हम यूज करने के लिए जानते हैं, यूज कर सकते हैं, वह अलवणीय जल या ताज़ा जल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या है, ये कुछ क्रियाकलाप हैं, ये सभी आपको नहीं करना है। कह रहा है कि बूझो यह जानकर चकरा गया है कि हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा इतनी कम है। हाँ, तो बिल्कुल हमारे लिए जो उपयोग की जल की मात्रा है वो बिल्कुल बहुत कम है, जो कि आपको भी पता है। 71% जल जो है वो सभी पानी या सभी से ढका हुआ है, वो हमारी पृथ्वी की भाग है। कहता है पहेली ने गणना करके बताया कि अलवण जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का 0.006% है। कितना? हमारे यहाँ जो ताज़ा पानी है वो पृथ्वी पर जो उपलब्ध जितने जल हैं, यानी कि 71% जल में से पीने लायक जो जल है वो 0.006% ही जल पीने लायक है। क्लियर? अब आगे देखते हैं, जल की अवस्थाएं पढ़ना है। जल की अवस्थाएं में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में। तो यहाँ कहता है कि आप जानते हैं कि जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी तीनों अवस्था अर्थात ठोस, द्रव और गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। क्या है? जल चक्र के बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत होता क्या है कि समुद्र, नदी का पानी ऊपर वायु में जाता है, वहाँ से संघनन विधि द्वारा क्या होता है कि बादल बनता है और बादल बन करके वह फिर से नीचे आता है। ये क्या कहलाता है? जल चक्र कहलाता है। ये प्रक्रिया निरंतर दोहराई जाती है तो वह जल चक्र प्रक्रिया कहलाता है। तो कह रहा है कि जल चक्र प्रक्रिया जो है ये जल की तीन अवस्था, जल जो होता है तीन अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, और इसी तीन अवस्था के अंतर्गत जल पृथ्वी पर मौजूद है। कहता है ठोस अवस्था में जल बर्फ के रूप में, ठोस अवस्था में जल बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों में पाया जाता है। ठोस के रूप में हम कहाँ कहाँ देखेंगे? तो हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुव पर यानी कि बर्फ छत्रक, ये सभी जो है पर्वत और हिमनद यानी ग्लेशियर में पाया जाता है। दूसरा कहता है कि द्रव अवस्था में जल महासागर, झील, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे, यही याद रखना है। द्रव अवस्था में जो पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है भूतल के नीचे, यानी कि भौम जल, यानी कि ज़मीन के नीचे की जो जल होती है, भूमि के नीचे की जल को हम भौम जल कहते हैं और भूमि के नीचे के भौम जल को हम द्रव अवस्था में मानते हैं। आपने देखा होगा जो मोटर पीटर से जो हम पानी निकालते हैं, चापाकल नल से जो पानी निकालते हैं, वो पानी लिक्विड फॉर्म में ही निकलता है, तो वो क्या है? द्रव अवस्था में निकलता है और वो द्रवीय होता है। तीसरा है गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित होता है। तो यही सवाल पूछा जाता है, जलवाष्प और भौम जल, ये दो तरह से सवाल पूछे जाते हैं। भौम जल में द्रव अवस्था में जल होगा और जलवाष्प के रूप में गैसीय अवस्था में जल
होता है। और जल का उसके तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। ये याद रखना है। सतत चक्रण का मतलब है वही जो जल चक्र है वो निरंतर एक चक्र पूरा करता रहता है और इसी चक्र के अनुसार पृथ्वी पर जल की मात्रा स्थिर बनी होती है। यानी कि लगभग 71% जो जल है वो इन्हीं क्रिया के द्वारा ठोस, द्रव और गैस के कारण हमारे पास मौजूद है। कहता है जबकि समस्त मानव संख्या तथा अन्य सभी जीव जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चित्र दिया है 16.3 और कह रहा है क्रियाकलाप 16.3 में चित्र 16.5 देखना है, यानी कि ये है आपका चित्र 16.5 और क्या कह रहा है वो समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया है। इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में लिखे गए प्रक्रमों के लिए सही शब्द लिखिए। मतलब यहाँ पर ये प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, और इसको कह रहा है कि अब आप ये जो यहाँ पर ये 7 कारण दिए गए हैं, ये सातों कारण को आप यहाँ पर फिक्स करो। लेकिन यहाँ जो है ना ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक दिख रहा है। ठीक है, स्यंदन, नर्ज, बाष्पोत्सव, लदवा, न संघनन, सपवा, मजभौल, मतलब ये थोड़ा अच्छा, ये जानते हो क्या है, बच्चों के लिए सवाल है। जैसे देखो इसको बनाएंगे मजभौल को हम क्या बनाएंगे, भौम जल। ठीक है, इसको क्या बना सकते हैं, वाष्प। क्या बना सकते हैं, वाष्प। इसको क्या बना सकते हैं, संघनन। ठीक है, फिर ये क्या है, लदवा, ये बन जाएगा बादल। फिर ये क्या है, ये बन जाएगा बाष्पोत्सर्जन। ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये, स्यंदत, अंतःस्यंदन, और ये बर्षण बन जाएगा, बर्षण। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर आपको जल चक्र की दिखाई गई है। यानी कि जो यहाँ ये नीचे जो है ये भूमि जल है, भौम जल कहलाएगा। फिर दूसरा नंबर ये वाष्प बन के उड़ रहा है। तीसरा होता है संघनन क्रिया। संघनन क्रिया के बाद बादल बन जाता है। बादल बनने के बाद बाष्पोत्सर्जन होता है और बाष्पोत्सर्जन होने के बाद अंतःस्यंदन होता है और अंतःस्यंदन के बाद वो वर्षा होता है। क्लियर, यानी कि जल चक्र की प्रक्रिया में कौन कौन सी काम आता है, तो पहले भौम जल आता है। भौम जल जो है बाष्पन विधि द्वारा संघनन में बदलता है। बाष्पन विधि से संघनन होता है, संघनन से बादल बनता है, बादल से बाष्पोत्सर्जन हो जाता है, बाष्पोत्सर्जन से अंतःस्यंदन हो जाता है और अंतःस्यंदन से वर्षा होने शुरू हो जाता है। अब क्या है, यहाँ पर कुछ ये जल लेकर महिलाओं को आते जाते देखे होंगे, तो वो आपके काम का नहीं है। कह रहा है कि हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जल, कुआं, नलकूप तथा हैंडपंपों से प्राप्त करता है। इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है, मतलब आपको ये याद रखना है कि हमारी जनसंख्या का जो एक बड़ा भाग है उसको पानी कहाँ से मिलता है, तो जल कुआं से, नलकूप से और हैंडपंप से प्राप्त करता है। पॉइंट 16.3 कहता है जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भौम जल। जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो भौम जल है, यानी कि भूमि पर स्थित जल है। कहता है कि परत की ऊपरी सीमा भौम जल स्तर कहलाती है। तो यहाँ जरा सा ध्यान से समझिए कि यदि हम किसी जलाशय के निकट भूमि में गड्ढा खोदें तो हमें वहाँ की मिट्टी आर्द्र यानी कि नम मिल सकती है। अगर कहीं पर हम खोदेंगे नीचे ज़मीन को तो वो नम दिखाई देगा, मिट्टी आर्द्र दिखाई देगा। मिट्टी में आर्द्रता भूमिगत जल की उपस्थिति को इंगित करता है। यदि हम और अधिक गहराई तक खोदते चले जाएं तो हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां मिट्टी के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं। इसी परत की ऊपरी सीमा भौम जल स्तर कहलाती है। भौम जल स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ये याद रखना है कथनात्मक सवाल के लिए कि भूमि जल का स्तर जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और यह किसी दिए गए स्थान पर परिवर्तित भी हो सकता है। भौम जल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई अथवा भूमि में अनेक मीटर की गहराई में हो सकता है। भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। तो यहाँ से क्या क्या याद रखना है कि भौम जल जो है परत की ऊपरी सीमा पर जो चट्टानें या पानी पाई जाती है, जो स्तर होता है उसे भौम जल स्तर कहते हैं। दूसरा कथन याद रखना है कि भौम जल स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है।
तीसरा कथन ये लिखना है, याद रखना है कि यह किसी दिए गए स्थान पर परिवर्तित भी हो सकता है। चौथा याद रखना है कि भौम जल स्तर कहीं पर 1 मीटर में ही मिल जाएगा, कहीं पर अनेकों मीटर नीचे गहराई में जाएंगे तो मिलेगा, और भौम जल स्तर जो नीचे में पाया जाता है उसे ही हम भौम जल कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको 4 से 5 पॉइंट है, ये सभी को कथनात्मक रूप में याद रखेंगे। अब भौम जल का स्रोत क्या है ये जानते हैं। भौम जल का स्रोत क्या है, तो वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। भूमि में जल का रिसाव अंतःस्यंदन कहलाता है। याद रखना है कि भूमि में जल का रिसाव यानी कि जो आप पानी वगैरह खेत में ज़मीन में डालते हैं वो कुछ समय बाद नीचे चला जाता है, तो जो भूमि से जल नीचे की ओर जो जाता है उसे हम अंतःस्यंदन कहते हैं। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। यानी कि हम भौम जल को पुनः प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो अंतःस्यंदन विधि द्वारा कर सकते हैं। भौम जल की पुनः परिपूर्ति कैसे किया जा सकता है, तो अंतःस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैल यानी कि चट्टानों की परतों के बीच भौम जल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौम जल के भंडारों को जल भर कहते हैं। क्या कहते हैं? जल भर कहते हैं। जल भरों के जल को सामान्यतः नलकूपों तथा हैंडपंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। जल भरों के जल को सामान्यतः नलकूप और हैंडपंप की सहायता से बाहर निकाला जाता है। और आगे बढ़ें तो क्या है, ये आपका भौम जल और भौम जल स्तर है। ये देखो, ये जल भर है, ये भौम जल है, ये इधर भौम जल है, ये पुनः पूर्ति हो रहा है। ये हैंडपंप से आप पानी निकाल सकते हो, नदी झील से पानी निकाल सकते हो, यही है भौम जल। ऊपर से वर्षा हो रही है। और क्या है यहाँ पर, अब दूसरा पॉइंट है 16.4 भौम जल स्तर का अवक्षय, मतलब इसकी कमी। तो कहता है भूमि के नीचे से निकाले गए भौम जल की पुनःपूर्ति प्रायः वर्षा जल के अवस्रवण यानी कि रिसाव द्वारा हो जाती है। भौम जल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितना कि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। तथापि जल की पर्याप्त रूप से पुनः पूर्ति न होने पर भौम जल स्तर नीचे गिर सकता। आपने गर्मी वगैरह में बहुत देखा होगा, हर एक क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं सूखा में आ जाता है, यानी कि सूखा पड़ जाता है, वहाँ पीने की पानी नहीं होता। तो ये सभी क्या है कि जब भौम जल यानी भूमि के नीचे जल उसको ऊपर से वर्षा की जल या किसी अन्य तरह से जल उसको प्राप्त नहीं होगा, तो भौम जल की स्तर भी निश्चित समय के बाद समाप्त होना शुरू हो जाता है। तो भौम जल का अवक्षय यानी कि इसको रोकने के लिए हमें क्या करना होता है, तो पानी का कम उपयोग करना होता है। कहता है ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। जनसंख्या में वृद्धि, ध्यान देंगे भौम जल के कमी होने के कारण में से कौन कौन से कारण है, तो जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां आदि भौम जल को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक है। अल्प वर्षा एक अन्य कारक है जो भौम स्तर जल को नीचा कर सकता है। भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाला अन्य कारक है वन आरोपण यानी कि वनों की कटाई और जल के अवस्रवण के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी। यानी कि भौम जल को प्रभावित करने वाले कारकों में से जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां, अल्प वर्षा यानी कम वर्षा, फिर वनोन्मूलन यानी कि वन की कटाई और जल का अवस्रवण यानी कि जल जो है बिना मतलब के अगर वो बह रहा हो, ये सभी कारण क्या है, तो वह भौम जल की कमी के कारण हैं। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या प्रसार। ये जनसंख्या प्रसार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग अपनी सुविधाओं के अनुसार अपना स्थान बदल रहा है और स्थान बदलने के साथ साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा करते जा रहा है। नदी, तालाब, बाग बगीचा, मैदान को वो भर करके मकान बना रहा है। तो इससे क्या होता है कि वो वहाँ की नीचे की भौम जल समाप्त होता जाता है। फिर बढ़ते हुए उद्योग से भी भौम जल की कमी होती है। फिर आपको यहाँ याद रखना है कृषि कार्य। कृषि कार्य कहता है कि भारत में अधिकांश किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। क्या करते हैं? वर्षा पर निर्भर करते। नहरों जैसे सिंचाई तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध है। इन तंत्रों में भी अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। अतः किसानों की सिंचाई के लिए भौम जल का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, भौम जल के द्वारा ही किसान सिंचाई करता है, खास करके गेहूं वगैरह के समय में।
फिर आता है जल का वितरण। तो जल का वितरण आपको ज़रूरी नहीं है पढ़ना, क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्र में, रेगिस्तान में अलग जल मिलेगा, नदी किनारे के देश राज्यों में, नदी किनारे के शहरों में पानी की स्तर अलग मिलेगा। तो ये है आपका जल का वितरण, जो कि संभव नहीं है किसी को बांटना। अब राजस्थान वाले को गंगा का पानी ले जा कर के देना संभव नहीं है ना। और जो गंगा के किनारे वाले हैं, जो बाढ़ से पीड़ित हो जाते हैं, उनको अब राजस्थान में ले जा कर के बसाना संभव नहीं है ना। तो ये जो है वो अलग अलग मायने रखता है। अब यहाँ पर दिया है कि भारत में जो है समुद्र में भारत का जल प्रदेश उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए 12 समुद्री मील की दूरी तक ही, ये याद रखेंगे। ठीक है, भारत का जो मतलब जो जल प्रदेश है, जो हमारा समुद्र के अंदर जो है, उसमें हम 12 अपनी जो भूमि ज़मीन है, ये आप यहाँ से देख लो मैप से, ये हमारा मान लो ये मालाबार तट, केरल तमिलनाडु वाला तट है। तो यहाँ से 12 नॉटिकल मील जो हिंद महासागर है, वहाँ तक हमारा अधिकार है। उस क्षेत्र में हम अपना कुछ भी काम कर सकते हैं, पानी यूज कर सकते हैं। 12 समुद्री मील तक हमारा अधिकार होता है। अब है जल प्रबंधन। तो जल प्रबंधन, आप बच्चे हो नहीं कि आपको पता नहीं है कि जल प्रबंधन कैसे करना है। आप जितना चाहो उतना पानी बचा सकते हो। कहता है कि वर्षा जल का उपयोग भौमजल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। इससे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, जिसके बारे में आपने कक्षा 6 में पढ़ा था। अब नहीं पढ़ा है तो हम नहीं जानते हैं आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। बार बार कहते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए। तो वर्षा जल संग्रह क्या है? तो भूमि यानी कि वर्षा जल को ही संग्रह करना वर्षा जल संग्रह कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है? जल संग्रहण कहलाता है। कहता है हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल का पुनःपूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से चलन रहा है। बावड़ी जल संचय करने का एक पारंपरिक तरीका, और यह सवाल पूछा हुआ है बिहार के एग्जामों में कि बावड़ी क्या होता है। तो बावड़ी जो है जल संचित करने का पारंपरिक तरीका होता है, जिसमें बावड़ी का मतलब कुछ नहीं है, कुआं, जो हमारा कुआं होता है ना, उसी के तरह एक और होता है जो पतला सुरंग जैसा, मतलब पतली, उसको बहुत लंबी दूरी तक जब उसको बनाया जाता है तो बावड़ी के नाम से जाना जाता है। मतलब एक तरह का कुआं ही होता है। ठीक है, और ये बावड़ी खास करके ये जगह भी पूछ लिया था एक बार, तो राजस्थान, बावड़ी का ज़्यादातर प्रयोग कहाँ होता है? राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ सूखे हुए क्षेत्रों में, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में बावड़ी का प्रयोग होता है, ज़्यादातर राजस्थान में होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि बावड़ी जो है कहाँ का जल संचय की विधि है, तो राजस्थान मुख्य रूप से, फिर महाराष्ट्र, गुजरात याद रखेंगे। सवाल में राजस्थान ही ऑप्शन था और राजस्थान ही आंसर माना गया था, क्योंकि ऑप्शन में मुंबई, महाराष्ट्र ऐसा भी नहीं था। अब क्या है, अब यहाँ कुछ नहीं है। अब यहाँ पर एक केस अध्ययन किया गया है। केस अध्ययन में आपको ये ज़्यादा नहीं जानना, लेकिन मैंने कुछ चीज़ों को यहाँ पर देखा जो याद रखना है। ये है गुजरात के कच्छ क्षेत्र के भुजपुर नामक स्थान। वहाँ पर वर्षा को एकत्रित करने की कुछ विधि अपनाई जाती है, और विधि अपनाने के कारण वर्ष 1989 में ग्रामवासियों ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिल करके, मतलब जो NGO होता है, NGO के साथ मिलकर के वर्षा जल संग्रह का निश्चय लिया। क्योंकि गुजरात के कच्छ क्षेत्र के भुजपुर नामक स्थान पर जो है वर्षा बहुत कम होता था, और बहुत कम होने के कारण वहाँ जल की बहुत कमी होती थी, और जल की कमी होने के कारण लोग चिंतित हुआ करते थे। तो इन लोगों ने मिलकर के 1989 में एक NGO के साथ संपर्क किया, और संपर्क करके एक वर्षा जल संग्रह करने का निश्चय किया। यहीं पर आपको ध्यान देना है, रुकमावती नदी क्या है? रुकमावती नदी और उनकी अनेक सहायक नदियों पर 18 चेक डैम बनाए गए। तो बस यहाँ से आपको यही याद रखना है, और ये फिर उसको पानी मिल जाता है, जलापूर्ति पुनः हो जाती है। तो रुकमावती नदी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, ये याद रखना है। रुकमावती नदी गुजरात में है। रुकमावती नदी गुजरात, रुकमावती नदी गुजरात, रुकमावती नदी कच्छ के क्षेत्र में गुजरात, रुकमावती नदी कच्छ क्षेत्र में गुजरात में, रुकमावती नदी कच्छ क्षेत्र गुजरात में स्थित है। एक और नदी आगे मिलेगा, ठीक है, उसको भी याद रखेंगे। अब आपकी भूमिका क्या है? आपको पता है कि कैसे पानी बचाना है, वो आप खुद जान लीजिएगा। अगर नहीं पता है तो ये वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जल बचत आदत, ठीक है। फिर कह रहा है पादपों पर जल की कमी का प्रभाव। अब पादप पर जल की कमी का प्रभाव क्या होगा?
तो वो हम जानते हैं कि पादप को अगर हम पानी नहीं देंगे तो वो मुरझा जाता है, सूख जाता है। ठीक है, इसके लिए हम अध्याय 1 पढ़ चुके हैं। पादप को अपना भोजन तैयार करने के लिए मिट्टी में से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि यदि पादपों के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा तो उसका क्या परिणाम होगा। तो परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर से हरियाली लुप्त हो जाएगी। इसका अर्थ जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि पादपों के न रहने का परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर न ही पर्याप्त भोजन, न ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, न ही पर्याप्त वर्षा होगी और इनसे संबंध अनेकों अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। कब? जब पृथ्वी पर पानी नहीं होगा। तो पानी नहीं होगा तो पौधे नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे तो अन्य कोई जीव नहीं होगा। अब है एक सफल प्रयास। इस सफल प्रयास में भी एक पॉइंट छिपा हुआ है, वह है राजस्थान एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है। तो पहला तो ये हो गया एक पॉइंट कि राजस्थान जो है गर्म और शुष्क यानी सूखा क्षेत्र है। कहता है जी कि जल की प्राकृतिक कमी की चुनौती को एक सफल प्रयास द्वारा हल कर दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक दल ने अलवर जिले में एक शुष्क क्षेत्र को हरित स्थान में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने 5 सूख चुकी नदियों अखेरी, रूपारेल, सरसा, भगीनी और जहाजवाला, क्या है 5 सूखे नदी है जो राजस्थान के अलवर ज़िले के अंतर्गत वो छोटी छोटी नदियां बहती थी। कौन कौन सी? अखेरी नदी, रूपारेल नदी, सरसा नदी, भगीनी नदी और जहाज वाली नदी। जहाज वाली नदी को जल संग्रह द्वारा क्या किया गया? पुनर्जीवित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पुनर्जीवित कर दिया गया। तो कौन कौन से याद रखना है? उधर हमने गुजरात के अंतर्गत कौन सा नदी पढ़ा था, याद करो। गुजरात के अंतर्गत हमने पढ़ा रुकमावती, रुकमावती नदी। गुजरात के अंतर्गत हमने पढ़ा रुकमावती नदी कच्छ के क्षेत्र में। और उसके बाद अखेरी, रूपारेल, सरसा, भगीनी, जहाज वाली। अखेरी, रूपारेल, सरसा, भगीनी और जहाज वाली राजस्थान में है। अखेरी, रूपारेल, सरसा, भगीनी, जहाज वाली नदियाँ राजस्थान। अखेरी, रूपारेल, सरसा, भगीनी, जहाज वाली नदियाँ राजस्थान। रुकमावती नदी गुजरात के कच्छ में। रुकमावती नदी गुजरात के कच्छ में। सरसा, भगीनी, जहाज वाली, रूपारेल, अखेरी राजस्थान के अलवर जिला। सरसा, भगीनी, रूपारेल, अखेली, जहाज वाली ये सभी राजस्थान के अलवर में, रुकमावती गुजरात में। और हमारा जल हमारा जीवन है। और इस प्रकार ये चैप्टर हमारा होता है समाप्त। हमने क्या क्या जाना वो जानते हैं प्रमुख शब्दों के रूप में। तो हमने जल भर पढ़ा, अवक्षय पढ़ा, बूंद सिंचाई व्यवस्था पढ़ा, भौम जल पढ़ा, अंतःस्यंदन पढ़ा, पुनः पूर्ति पढ़ा, जल संग्रह पढ़ा, भौम जल स्तर पढ़ा और अलवण जल जिसे हम ताज़ा जल भी कहते हैं। अब ओवरऑल आपने क्या सीखा? सारांश हुआ है कि जल सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जल 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और वाष्प। कहता है कि यदि जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है फिर भी विश्व के अनेक भागों में उपयोग योग्य जल की कमी है। विश्व के विभिन्न भागों में जल का वितरण असमान है। ऐसा बहुत कुछ मानव क्रियाकलापों के कारण भी है। उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं और कुप्रबंधन जल की कमी के कुछ कारण हैं। फिर कहता है हमें पाइपों द्वारा जल आपूर्ति के समय भवन और अन्य स्थानों में रिश्ते नालों के कारण होने वाले जल की बर्बादी के प्रति जागरूक होना चाहिए। जल के अनावश्यक उपयोग और अत्यधिक मात्रा में भौम जल का उपयोग करने से बचना चाहिए। भूमि में जल के पुनःपूर्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। कहता है समय की मांग है कि हर व्यक्ति जल का उपयोग मितव्ययता से करे, मतलब सच्चाई से करे। यदि पौधे को कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो वह मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं। ये हुआ समाप्त। इसके बाद आप लोगों के कहने के बाद से मैंने क्या करना शुरू किया है, तो आपको चैप्टर में जो प्रश्न दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव, सत्य असत्य और मिलान करने वाले, उसको मैं कराता हूँ। तो आप भी मेरे साथ इन सभी के सवालों को अभी सॉल्व किया करें और बनाया करें। तो अब हम देखते हैं चैप्टर क्वेश्चन 1 है कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य। क नंबर सवाल है कि भौम जल विश्व भर की नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है। नहीं, बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है कि जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। नहीं। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। एकमात्र स्रोत तो नहीं है लेकिन है, ठीक है। एकमात्र लगा दिया इसलिए गलत हो गया, ठीक है। नदियों का जल जो है, नदी का जल करेंगे, तालाब का करेंगे, भौम जल का करेंगे, ये सभी। वर्षा जल का चरम स्रोत है। हाँ बिल्कुल, वर्षा जो है जल का सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत में से एक है। वर्षा ही नहीं होगा तो जल नहीं बहेगा। और क्या है?
नीचे 2, 3, 4, 5 ये सभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर कहता है रिक्त स्थानों की उचित शब्द भरकर पूर्ति कीजिए। कहता है भौम जल प्राप्त करने के लिए तथा डैश का उपयोग होता है। भौम जल प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? नलकूप का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, और वो हैंडपंप का प्रयोग कर सकते हो। जल की 3 अवस्था कौन सी? ठोस, द्रव और गैस होगी। भूमि की जल धारण करने वाली परत क्या कहलाती है? तो भौमजल परत कहलाती है। भूमि की जल धारण करने वाली परत भौमजल परत कहलाती है। भूमि में जल के अवश्रवण के प्रक्रम को डैश कहते हैं। भूमि में जल के अवश्रवण के प्रक्रम को अंतःस्यंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्यंदन कहते हैं। शायद ये वाला इसको ज़रा सा देख लेंगे, ठीक है, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा। भूमि में जल के अवश्रवण के प्रक्रम को देख लीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? 7वां नंबर ऑब्जेक्टिव है। औद्योगिकरण में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, अत्यधिक वर्षा, जल संसाधन का कुप्रबंधन। तो जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है तो अत्यधिक वर्षा। फिर है 8वां कि सही विकल्प का चयन कीजिए। विश्व की सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा नियत रहती है। भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है। विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है। विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। क्या है? सही विकल्प का चयन कीजिए। विश्व की सभी झील और नदी में जल की कुल मात्रा नियत स्थिर रहती है ना, ये तो स्थिर नहीं है। भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है। विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है। हाँ, यही सही हो जाएगा। 71% जो है वही हमारे पास है, उससे ज़्यादा कम नहीं है। होता रहता है लेकिन उतना है नहीं। अब क्या है, यहाँ से ख़त्म होता है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और आ गया, कोठापल्ली गांव। कोठापल्ली गांव के समीप जल संभरण प्रबंधन परियोजना द्वारा जल प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अब लेकिन यहाँ पर ये गलत किया है कि अब ये कोठापल्ली गांव है कहाँ, क्या है वो पता ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ देना चाहिए था कि कोठापल्ली गांव कहाँ है ये सभी, तो थोड़ा और मज़ा आ जाता, लगता कि हाँ कुछ नया सीखें। लेकिन रुकिए हम सर्च करके बताते हैं। कोठापल्ली, कोठापल्ली जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कोठापल्ली गांव जो है आंध्र प्रदेश में है, याद रख लीजिएगा। कोठापल्ली गांव में जो है ये क्या किया गया है, तो जल संभरण विधि को अपनाया गया है। और ये जो आंध्र प्रदेश का जो पूर्वी गोदावरी जिला है वहाँ पर ये पड़ता है, ठीक है। और ये कोठापल्ली एक तमिलनाडु में भी है। आप तेरी कोठापल्ली जो है ना एक तमिलनाडु में भी है। तो अब ये कन्फ्यूजन वाली बात है, अगर कभी ऑप्शन में आ जाए, ऐसे तो पूछा नहीं गया है कभी, अगर आ जाए तो दोनों ऑप्शन को ध्यान में दीजिएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो रहेगा उसको मार दीजिएगा। तो ये होता है हमारा चैप्टर नंबर 16 पूरी तरह से समाप्त। क्या यहाँ तक में आपको कोई समस्या है तो आप हमें ज़रूर बताएं, और अगर नहीं है तो भी बताएं। कमेंट किया करें, शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लेकिन अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 17 के साथ अगले वीडियो में। अभी के लिए, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।